Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर बच्चों हम बात कर रहे थे हमारे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर हम बात कर रहे थे किसकी। हमने एक चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट के बारे में बात की थी। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। काफी कुछ हमने इस चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होती है, वर्कमैन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है। हमने काफी कुछ इस लास्ट क्लास में हमारा इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। अब बात करते हैं आज का जो नया टॉपिक है वो है वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंटीन्स के रिगार्डिंग। कैंटीन, according to section 16, appropriate government may make rule require that one or more canteen shall be provided and maintained by the contractor for the use of contract labor in every establishment। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो सेक्शन 16 है, ये कहना चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की वेलफेयर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की हेल्थ के लिए उसको ध्यान में रख के जो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या बनाएगी, वो रूल बनाएगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें मैंडेटरी होगा, जो बताएगा रिक्वायरिंग दैट वन और मोर कैंटीन shall be provided by the contractor for the use of contract labor in every establishment। क्लियर है? हर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो एक या एक से ज्यादा कैंटीन प्रोवाइड करेगी। किसको? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इन विच एवरी इस्टेब्लिशमेंट, उन सभी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है, वेयर इन वर्क रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर सच अ पीरियड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक लिमिटेड एक पीरियड के लिए क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो वहां पे भी कैंटीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर नंबरिंग 100 और मोर इन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, one or more canteen shall be provided and maintained by the contractor for the use of such contract labor। कि किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 100 या उससे ज्यादा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑर्डिनरी क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उस वहां पर भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एक या उससे ज्यादा कैंटीन को मेंटेन किया जाएगा। ये तो बात हो गई इसकी। In addition to the above, appropriate government may provide for the date by which canteen shall be provided, the number of canteen shall be provided, and the standard in respect of construction, accommodation, furniture, other equipment of the canteens, and the food stuff which may be served therein, and the charges which may be made therein। तो कैंटीन से रिलेटेड जो रूल्स बनाने की पावर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है।
दूसरा आता है हमारे पास रेस्ट रूम। दूसरा क्या आता है? रेस्ट रूम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70, it is mandatory for the contractor to provide and maintain for the use of contract labor such number of restroom or such other suitable alternative accommodation within such time has been provided in every place where the contract labor is required to halt at night in connection with the work of establishment। ये कहना चाह रहा है कि भाई जहां पर किसी भी स्टैब्लिशमेंट में जहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रात को भी काम करना पड़ता है ना, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? रेस्ट रूम प्रोवाइड करेगा रेस्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए। और कौन सी स्टैब्लिशमेंट में प्रोवाइड करेगा? ये उन सभी स्टैब्लिशमेंट में इन चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर जो ये एक्ट है वो अप्लाई होता है। जहां पर जिन स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है उन स्टैब्लिशमेंट में इन विच वर्क रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर is likely to continue for such period has been prescribed, there shall be provided maintained by the contractor। कि जहां पर एक लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर का किसी स्टैब्लिशमेंट में काम रहेगा तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्टर को रेस्ट रूम प्रोवाइड किया जाएगा। The restroom or alternative accommodation to be provided shall be sufficiently lighted, ventilated, and shall be maintained in a clean and comfortable condition। रेस्टरूम प्रॉपरली लाइट होनी चाहिए, वहां पे प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए और एक क्लीन एंड कंफर्टेबल कंडीशन में होना चाहिए। अदर फैसिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को और फैसिलिटी भी दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर employ contract labor in connection with the work of establishment to which apply to provide and maintain sufficient supply of wholesome drinking water for the contract labor at a convenient place, sufficient number of latrine and urinal of the prescribed types so situated has to be convenient and accessible to the contract labor in the establishment। वॉशिंग फैसिलिटी, मतलब ये कहना चाहिए कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए कैंटीन प्रोवाइड की जाएगी, रेस्ट रूम प्रोवाइड किया जाएगा, भाई उसको वाटर की क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यूरिनल लैट्रिन की क्या की जाएगी? फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वॉशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, आगे क्या आता है? फर्स्ट एड फैसिलिटी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 19, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 19, एक मिनट, तो भाई यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के वेलफेयर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के किसके लिए? हेल्थ के लिए क्या क्या एक कॉन्ट्रैक्टर को एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो कौन सी एस्टैब्लिशमेंट जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है, जहां पर एक लिमिट, एक टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रही है, तो वहां पर क्या या वहां पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग दी कैंटीन, रिगार्डिंग दी रेस्टरूम, रिगार्डिंग दी आपकी जो यूरिनल या लैट्रिन, वाटर सप्लाई, वॉशिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। As per according to section 19, there shall be provided and maintained by the contractor so as to readily accessible during the all working hours a first aid box equipped with the prescribed contact at every place where contract labor is employed by him। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रही है, उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लगाया गया है, उन सभी प्लेस पे क्या होगा? फर्स्ट एड बॉक्स को जो भी उसके अंदर कंटेंट होने चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर, वो सारे के सारे भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। क्लियर है? लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 20, इफ एनी एमेनिटीज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16, 17, 18, 19 फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड thereof, therefore such amenities shall be provided by the principal employer within such time as prescribed। कि ये कहना चाह रहा है कि प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है?
ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, जो ये सारी अमेनिटी हैं, ये किसकी हैं? ये प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर विद इन द टाइम पीरियड ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो उस सिचुएशन में फिर प्रिंसिपल ऑफिसर क्या करेगा? प्रिंसिपल ऑफिसर इन सभी फैसिलिटी को प्रोवाइड करे। क्लियर है? देन प्रिंसिपल ऑफिसर विल प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटी एंड सच अमेनिटी। All expenses incurred by the principal officer in providing the amenity may be recovered by the principal officer from the contractor, either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as a debt payable by the contractor। और जो भी खर्चा प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा टू प्रोवाइड द अमेनिटी, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो वो सारा खर्चा प्रिंसिपल ऑफिसर किससे रिकवर करेगा? कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करेगा। क्लियर है? Section 2021 obligation to provide amenity conferred under the act to the worker is on the principal employer. Government will be responsible for enforcement of those amenity where contract engaged by or execution its construction project fail to provide the amenity to the worker। ये कहना चाह रहा है कि अगर जहां पे कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वहां पर अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है एमेनिटी प्रोवाइड करने में, तो वहां पर फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। सेक्शन 21 मेक अ कॉन्ट्रैक्टर स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस टू ईच वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये कहना चाह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वेजेस पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की है। And such wages shall be paid before the expiry of such period has may be prescribed। तो ये सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलफेयर एंड द हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। आगे बात करते हैं। अब आता है पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। पेनल्टी एंड प्रोसीजर, पेनल्टी एंड प्रोसीजर इसकी बात कर लेते हैं। पेनल्टी एंड प्रोसीजर। ऑब्स्ट्रक्शन। According to sections 22, whoever obstruct an inspector in discharge of duty under the acts or refuse or willfully neglect to afford the inspector any reasonable facility for making inspection, examination, inquiry, investigation authorized by or under the act in relation to establishment to which or a contract to which this act applies shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 500 rupees or both। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर इंस्पेक्टर के काम में, जो इंस्पेक्शन कर रहा है किसी स्टैब्लिशमेंट का, जो इंस्पेक्शन कर रहा है किसी स्टैब्लिशमेंट का, किसी स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई भी चीजों का इंस्पेक्शन कर रहा है, अगर इंस्पेक्टर की ड्यूटीज के बीच में आप किसी तरह की बाधा डाल रहे हो, इंस्पेक्टर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है आप, लेकिन आप उसको हेल्प नहीं दे रहे, तो उस सिचुएशन में आप लाइबल होंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट, वो कॉन्ट्रैक्टर जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है, वो लाइबल होगा टू ए पेनल्टी ऑफ ₹500 और साथ के साथ इम्प्रिजनमेंट होगी 3 महीने की, और दोनों भी हो सकती है। सेक्शन 22 also provide that a person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or within fine which may extend to ₹500 or both if he willfully refuse to produce on demand of inspector any register other document kept in pursuance of this act or prevent or attempt to prevent or does anything which he has reason to believe is likely to prevent any action from appearing before or being examined by the inspector। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर जानबूझकर आपने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने कोई रजिस्टर, कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर को नहीं दिया इंस्पेक्शन के लिए, तो उस सिचुएशन में अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो तो उस सिचुएशन में भी आपके ऊपर 3 महीने की सजा और 500 रुपए का आपको फाइन लग सकता है, या दोनों भी लग के यहाँ पर चल सकते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। Contravention of provision regarding to the employment of contract labor।
Section 23 provide that a person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine which may extend to 1,000 rupees or both if he contravene the provision of any provision, rules they made under prohibiting, restricting, regulating the employment of contract labor, contravene any condition of a license granted under. मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर इस एक्ट के प्रोविजन क्या करता है, ब्रीच करता है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर या कॉन्ट्रावेंट करता है किसी भी कंडीशन को ऑफ अ ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट, तो उसमें भी क्या होगा, 3 मंथ्स की क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी, 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट होगी एंड फाइन लगेगा 1,000 रुपीज। क्लियर है? In case of continuing contravention with additional fine which may extend to 100 rupees for every day during which such contravention continue after conviction of first, लेकिन आप बार बार कर रहे हो इस तरह की contravention तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर 100 रुपीज पर डे का क्या लगेगा, फाइन लगेगा। सेक्शन 23 mere obligation of contravention mere allegation of contravention is not sufficient. The complainant has to allege has to who are those person who have contravened the provision of regarding the prohibition or restriction or employment of contract labor। कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप ये कहो कि भाई कॉन्ट्रावेंशन हुई है, ये सफिशिएंट नहीं है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस पर्सन ने रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग ये कॉन्ट्रावेंशन की है। समझ आ गए? क्लियर है? आगे बात करते हैं। एनी अदर ऑफेंस, कोई भी पर्सन अंडर सेक्शन 24 में किसी भी तरह का इस एक्ट में अगर ऑफेंस करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर उस पर्सन पे भी 3 महीने की सजा, 3 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट होगी प्लस 1,000 रुपीज क्या लगेगा, फाइन लगेगा। ऑफेंस बाय द कंपनी, अगर कंपनी ऑफेंस करती है, अगर एम्प्लॉयर कौन है, कोई कंपनी है। समझ आ गई? सेक्शन 21 प्रोवाइड दैट इफ द पर्सन committing an offense under this act is a company, the company as well as every person in charge or responsible to the company for the conduct of its business at the time of commission of offense shall be deemed to be the guilty of offense and shall be liable to be the proceed against and punish accordingly। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कंपनी अगर कोई ऑफेंस करती है इस एक्ट के अंदर तो कंपनी और हर एक पर्सन जो इंचार्ज है, जो रिस्पॉन्सिबल है टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो वो भी क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा। इट इज प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू punishment if he proved that offense was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offense। अगर कोई भी पर्सन ये प्रूव कर दे कि भाई हाँ जो कंपनी ने ऑफेंस किया है वो उसकी नॉलेज के बिना किया है और उसने ऑफेंस को रोकने के लिए हर तरह से ड्यू डिलिजेंस की थी। However, where offense under this act has been committed by the company and it is proved that offense has been committed with the consent or convenient or that the commission of offense is attributable to any neglect or part of director, manager, managing director or any other officer of the company, such director, manager, managing agent or such other person shall also be deemed to be the guilty of offense and shall be liable to be proceed against and punished accordingly। कि भाई अगर ये कहना चाह रहा है कि भाई इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट में अगर कोई किसी भी तरह का कोई कंपनी ने ऑफेंस किया है और ये प्रूव हो जाए एंड इट इज प्रूव दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट, तो वो भी क्या होंगे, लायबल होंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं। कॉग्निजेंस और ऑफेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 बात करते हैं।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 हमने बात की यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है कि cognizance of offense according to section 26 no court shall take cognizance of offense under this act except on complaint made by or with the previous sanction in writing of the inspector, and no court inferior to that of presidency magistrate or magistrate of first class shall try any offense punishable under the act. ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी ऑफेंस जो पुनिशेबल इस एक्ट के अंदर है ना, तो कोई भी कोर्ट जो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से इंफीरियर है, छोटी है, तो वो क्या नहीं करेगी, इस एक्ट में जो भी ऑफेंस है उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेगी, कॉग्निजेंस उसकी सुनवाई नहीं करेगी। लिमिटेशन और प्रोसिक्यूशन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 no court shall cognizance of offence punishable under this act unless the complaint thereof is made within 3 months from the date on which alleged commission of offence come to the knowledge of inspector। ये कहना चाह रहा है कि तब तक कोई भी ऑफेंस नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, कि भाई किसी भी आरोप को कोर्ट एक्सेप्ट तब तक नहीं करेगी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर द एक्ट जब तक कि कंप्लेंट देयरऑफ इज मेड विद इन 3 मंथ, जब तक कि कंप्लेंट 3 महीने के अंदर अंदर ना मिल जाए फ्रॉम द डेट ऑन विच द एलिज कमीशन ऑफ द ऑफेंस कम टू द नॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब आता है इंस्पेक्टिंग स्टाफ क्या होता है। इंस्पेक्टिंग स्टाफ, according to section 28 the appropriate government may by notification in the official gazette appoint such person as it think fit to be the inspector for the purpose of this act,
एंड डिफाइन द लोकल लिमिट विद इन विच दे कैन एक्सरसाइज देयर पावर। मतलब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे किसी भी पर्सन को जो हमें ठीक लगता है उसे इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है। सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, एन इंस्पेक्टर may, within the local limit for he is appointed, enter all the reasonable hours with such assistant being person in the service of government or local or other public authority has it think fit any premise or place where contract labor is being employed for the purpose of examining any register, record, notice required to be kept or exhibit बाय और अंडर दी एक्ट। रूल में दे रहे मतलब किसी भी प्रीमाइस के अंदर एंटर कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रही है। एग्जामिन एनी पर्सन हु ही फाइंड इन एनी सच प्रीमाइस और प्लेस और हु ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव इज अ वर्कमैन एम्प्लॉयड देयर। वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है, फाइंड कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। रिक्वायर एनी पर्सन गिविंग आउट वर्क एंड एनी वर्कमैन टू गिव एनी इंफॉर्मेशन विच is in power to give with the respect of the name and address of the person to for and from whom the work is given out and received with respect to the payment to be made for the work। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी पर्सन को वो कह सकता है कि भाई मुझे कोई भी पर्सन चाहिए जिससे मैं क्या कर सकूं, इंफॉर्मेशन ले सकूं। क्लियर है? तो उससे वो इंफॉर्मेशन भी क्या की जा सकती है, ली जा सकती है।